चलो पहला है हमारे पास, पहला है क्या है रे, क्या है रे, क्या है रे, देखो जरा। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि हमको पता है इसका फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ऐसा है। हमको इसका प्रूफ देखना है। क्वेश्चन आएगा आपको प्रूव दिस, तो बेटा इसका प्रूफ, हाउ टू प्रूव दिस, मतलब क्या है, अगर कोई सिलेंडर जिसके अंदर गैस है, इसका वॉल्यूम वी इनिशियल यहाँ है और आइसोथर्मली रिवर्सिबली वो कुछ इस वी फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपांड होता है, तो टोटल वर्क डन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो चलो भाई इसका हम प्रूफ देखेंगे। मान लो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर का पिस्टन में नहीं निकाल रहा, बस हॉरिजॉन्टल नाइल निकालता हूँ। अब ये वी इनिशियल है, यहाँ से एक्सपांड होके कुछ यहाँ तक आया है, इसको जाना यहाँ तक है, राइट। तो बेटा इसके यहाँ पे मान लो किसी एक वॉल्यूम वी पे ये पिक्चर लिया इसका, और यहाँ से थोड़ा सा dx डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस होता है। dx बहुत ही छोटा है ये डिस्टेंस, और तब इधर से प्रेशर लग रहा था P, राइट। और इसका टेम्परेचर ऑफकोर्स आइसोथर्मल है तो T है। तो इस प्रोसेस में द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in this small expansion is given by dw is equal to pdv। तो ये p इंटरनल है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है बेटा, ये जो है ना, सॉरी माफ कीजिए, ये है आपका p एक्सटर्नल, तो वर्क डन तो हमको पता है p एक्सटर्नल इंटू dv होता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है ना बेटा, दिस इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज नियरली इक्वल टू इंटरनल, तो बेटा मैं डी डब्ल्यू को लिख सकता हूँ पी इंटरनल इंटू डी वी, राइट राइट राइट, हो गया काम, यही पे तमाम हो गया। चलो इसको 1 लिखते हैं। अब हम इस एक्सटर्नल को इंटरनल लिख दिए। अब मान लो ये वॉल्यूम वी है, तो इसके अंदर आइडियल गैस है, बट हम क्या लिख सकते हैं रे, फॉर गैस इनसाइड द, फॉर गैस इनसाइड सिलेंडर, है ना, उसका मुझे वॉल्यूम पता है, सब कुछ पता है। तो बेटा मैं लिख सकता हूं बड़े ही आराम से PV इज इक्वल टू एन आर टी, या फिर मैं P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो भी है ये वॉल्यूम, यहां से यहां तक ये वॉल्यूम V है। इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। चलो भैया ये 1 के अंदर डालने पर क्या बनता है, ये यहाँ पे डालना है, तो छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू, देख बेटा देख बेटा देख बेटा, ये है P इंटरनल ना, P इंटरनल है तो ये इसकी जगह पर डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालने के बाद बेटा होगा ये एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। अब बेटा टोटल वर्क कैसे निकालोगे रे, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, है ना, इस भी इनिशियल से ये एक्सपांड होते होते वी फाइनल तक जा रहा है, तो टोटल वर्क इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी डब्ल्यू, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब बेटा यहाँ पे एक बात है, ये जो है ना, यहाँ पे ये वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरी हो रहा है, लेकिन ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो वेरिएशन कहाँ से, इनिशियल वॉल्यूम वी आई से लेकर फाइनल वॉल्यूम वी एफ। तो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी जो कि कांस्टेंट है बाहर निकाला, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम, और ये डी वी अपॉन वी। सिंपल है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, अब ये तो पता ही है एन आर टी, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय वी का इंटीग्रेशन होता है बेटा एल एन एक्स, हमारा एक्स यहाँ पे वी है, ऑफकोर्स वी अपो, और ये वी फाइनल है। तो फाइनल बात हो गई क्या, एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे ही तो लिमिट डालते हैं, ओ गलत हो गए रे, गलत हो गया रे, एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल, तो ये बनता है बेटवा
एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। बात खत्म हो गई। लेकिन ये है आपका टोटल वर्क डन, इसको इक्वेशन 1 बोलो। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम होने की वजह से पी भी कांस्टेंट होता है, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू, इनवर्स रिलेशन है तो उल्टा होता है, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ऐसा लिख सकता हूं। यानी इस बंदे की जगह पे मैं इसको डाल सकता हूं रे। अब मैं इसको अगर डालूंगा 1 के अंदर, पुट इन 1, पुट इन, अरे इसको 2 बोलो रे, अभी 2 हो गया ना, ये 1 तो पहले ऊपर ही हो गया। तो इसके अंदर डालने के बाद मेरे पास वर्क का और एक फॉर्मूला आता है एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल। हाँ, अब एक बात याद रखना है, बस इस एल एन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, इस एल एन को अगर आपको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो आप एक ही चीज करते हो, 2.303 लगाते हो। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। वैसे ही मेरे बच्चे, माय डियर, वैसे ही अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है इस एलियन को लॉग में, तो हम 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ पी इनिशियल अपॉन पी एफ लिखेंगे। तो ये भी फॉर्मूला आपका है और ये भी फॉर्मूला आपका ही है। बस याद रखना है वी फाइनल ऊपर है और पी फाइनल नीचे है। ठीक है, हो गया प्रूफ, हो गया काम तमाम। अब दूसरा प्रूफ करेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का। चलो, फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हमको ये प्रूव करना है भाई, ये प्रूव करना है, राइट। कुछ नहीं, यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आइडियल गैस इक्वेशन, और एक दूसरे के अंदर से कुछ एलिमिनेट करके रख देना है। तो देखते हैं क्या होता है। चलो, सबसे पहले हमको पता है डी यू इज इक्वल टू, सॉरी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब थर्मोडायनामिक्स में ये तो जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसलिए मेरे पास क्या आता है बच्चे, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब मैं इस डी यू को क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। चलो, और इस डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं रे, इसको भी जल्दी ही लिख दो, लिख दो लिख दो लिख दो। इसको क्या लिखेंगे, इसको तो हम लिखेंगे पी डी वी। अब हमको क्या चाहिए, P और V चाहिए ना बेटा, तो इस T को एलिमिनेट करना है। तो T को कहां से एलिमिनेट करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो इसको क्या कर दो, तब तक के लिए इसको रख दो यहाँ बाजू में, इसको 1 बोल के रख दो बाजू में। और हम क्या करेंगे, बट लिखेंगे और लिखेंगे PV इज इक्वल टू NRT। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करो भैया, डिफरेंशिएट, तो पी डी वी प्लस वी डी पी। अरे नहीं, ठीक है, पी डी वी को हमको नहीं निकालना है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ से टेम्परेचर का फॉर्मूला लेंगे। हमको किसको एलिमिनेट, इसको करना है ना, क्योंकि इस इक्वेशन में टेम्परेचर नहीं है। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू लिखता हूँ पी वी अपॉन एन आर, है ना, मुझे उसको एलिमिनेट करना है, राइट। अब मुझको टी को एलिमिनेट नहीं करना बेटा, dt को करना है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होता है, देखो, dt इज इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब ये pv का इंटीग्रेशन pdv प्लस vdp। अब इसको हम पुट करेंगे 1 के अंदर, इस dt के जगह पर, देखो इसको, ठीक है। तो बेटा एन सी वी dt की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इतना सारा, इतना बड़ा पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर। हो गया काम।
एन सी वी, और इधर देखो आगे है माइनस पी डी वी। चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब नीचे हम आ कैसे रहे हैं, ये देखो नीचे मैं अभी इधर ऐसा आ रहा हूँ, ठीक है। तो एन सी वी बाय, ये एन और एन कैंसिल कर दो भैया, सी वी और आर ले लो नीचे। तो हमारे पास अंदर आता है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। आप क्या कर सकते हो देखो, अब हमेशा बात याद रखनी है, जब भी ऐसे डीवी डीवी आते हैं इनको इंटीग्रेट करना होता है, और इंटीग्रेट करना है तो इस डीवी के साथ वी होना चाहिए, पी नहीं, तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, है ना। तो ये वेरिएबल और ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय पीवी करता हूँ। तो भैया तो मेरे पास सी वी बाय आर है, इसको ऐसे रहने दो, और जो अंदर है पी डी वी प्लस वी डी पी, इनको पी वी से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और इधर भी मैं पी वी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो सी वी बाय आर, अब यहां देखो क्या होता है, ये पी और पी कैंसिल होता है, डी वी बाय वी, यहाँ पे वी और वी कैंसिल होगा, ये डी पी बाय पी, यानी कि पी वी पी 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 कैंसिल हो गया, माइनस डी वी बाय वी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या कर रहा हूं भाई, अब इस डीपी बाय पी को एक जगह रहने दो और इनको इधर लेके जाओ। तो चलो देखो 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 देखो, डीवी बाय वी प्लस डीपी बाय पी इज इक्वल टू, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो रे, माइनस डीवी बाय वी, ये डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आएगा। अब इसको लेके जाओ लेफ्ट में, डीपी बाय पी इज इक्वल टू, अरे माइनस डीवी बाय वी आर बाय सी वी, माइनस इसको इधर लेके गया रे मैं, तो डीवी बाय वी, तो कॉमन क्या निकलता है भाई, डीपी बाय पी इज इक्वल टू, चलो भाई माइनस डीवी बाय वी कॉमन निकल रहा है ना, तो अंदर क्या बचा, आर बाय सी वी माइनस वन। यहां तक ठीक है। यहाँ एक थोड़ा गेम देखो, गेम, ये ना ये गैमा है, ये जो दिख रहा है ना ये कुछ नहीं रे बेटा, ये गैमा है। कैसे है रे, अरे बहुत सिंपल है, इसको मैं लिखता हूँ देखो, आर बाय सी वी माइनस वन। अब आर, आर को मैं सी पी माइनस सी वी लिख सकता हूँ, या फिर कुछ भी यार, कुछ भी करो देखो, तो आर माइनस सी वी अपॉन सी वी। अब आर माइनस सी वी क्या होता है भाई, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इज आर, तो ओके ऐसा हो रहा है क्या, देखो, तो क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, यहाँ पे ना बेटा हमने ये माइनस कॉमन निकाला है ना, ये देखो माइनस कॉमन, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, तो ये प्लस, आर प्लस सी वी क्या होता है भाई, सीपी तो होता है, सीपी माइनस सी वी आर है, तो आर प्लस सी वी क्या हुआ रे, सीपी हुआ ना रे, तो ये तो बन गया भैया ऊपर वाला सीपी, नीचे वाला सीवी, तो ये कुछ नहीं, गैमा ही तो है, हो गया काम। तो इसको मैं गैमा लिख सकता हूं, तो मेरे पास आया डीपी बाय पी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय वी इंटू गैमा। अब इसका मैं इंटीग्रेशन में करता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इसका होता है एल एन पी इज इक्वल टू, ये तो गैमा कांस्टेंट है, माइनस गैमा एल एन वी। अब देखो बेटा, ये एल एन पी इज इक्वल टू, भी गैमा देखो रे, आराम से देखो रे, एल एन वी रेस टू माइनस गैमा होता है, ये लॉग का रूल है ना, क्या रूल है, क्या रूल है, एल एन एक्स रेस टू ए इज इक्वल टू ए एल एन एक्स, तो वही किया मैंने, इसको मैं इसके ऊपर, सर के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दोनों तरफ का अब एल एन खत्म, एल एन खत्म रे। अब ऑफ कोर्स ये इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ तो होगा, कुछ तो होगा,
कुछ भी होगा, मान लो मैं इसको मैं बोलता हूँ एल एन ए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ये बोल सकता हूँ या फिर एल एन ए, दोनों कांस्टेंट ही है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है तो इसको मैं एल एन ए लिख सकता हूँ ना। तो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई का मतलब होता है, अब ये देखो इसको मैं ऊपर लेके गया प्लस एल एन ए है, तो अब क्या करता हूँ मैं, एल एन ए प्लस एल एन बी का रूल लगाता हूँ। तो एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस बी यानी ए इंटू दिस वन, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। ओ तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। कैसे हो गया, बिल्कुल आराम से देखो, ये वाली एक टर्म है एल एन ए एल एन बी या फिर एल एन एक्स एल एन वाई, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। तो अब दोनों से एल एन निकल जाएगा। सो पी इज इक्वल टू वी रेस टू माइनस गामा इंटू सम कॉन्स्टेंट ए। अब ये वी रेस टू माइनस गामा इधर आके वी रेस टू गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है। सो बात सही है, पी वी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया काम। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये अप्लाई होता है। चलो नेक्स्ट वाला प्रूफ हमको देखना है। हमको कैरनॉट साइकिल या फिर कैरनॉट इंजन में एफिशिएंसी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। मतलब बेसिकली हमको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, राइट। अब हमने कैरनॉट इंजन में ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरीके से काम होता है। यहाँ देखो जरा, कैरनॉट इंजन में क्या है भैया, एक सोर्स रहता है, एक ऐसा सोर्स है और इधर एक सिंक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्किंग सब्सटेंस है। यहाँ से ये सोर्स T1 टेम्परेचर पर है, सिंक T2 पे है। ये सोर्स, ये सिंक, यहाँ से Q1 हीट लेता है, इधर Q2 हीट देता है और वर्क W ऐसा करता है एक्सपांशन का। बस ये है कैरनॉट इंजन। अब रियलिटी में कैसा होता है, आपके पास ऐसे 3 बॉक्स होते हैं, एक सोर्स एक सिंक। जहां पे सॉलिड लाइन है, मान लो कि ये इंसुलेशन है, कंप्लीट इंसुलेशन, और डॉटेड लाइन है मतलब प्योरली थर्मल कंडक्शन है, ये पूरा इंसुलेशन है, ठीक है। और हमारे पास एक सिलेंडर होता है इस तरीके का, बिल्कुल ऐसा, ये जो कि ओहो एक मिनट, नीचे से इंसुलेशन रहता है भाई, इसको नहीं, नीचे से थर्मल कंडक्शन रहता है, बाकी सब तरफ से इंसुलेशन है इसको। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है सिलेंडर, इस सोर्स के ऊपर बैठता है। जब इस सोर्स के, ऑफ कोर्स ये सिलेंडर मतलब इधर से एक्सपांडेबल है, सोर्स के ऊपर जब बैठता है, सोर्स इसको हीट देता है, सोर्स के ऊपर आके बैठता है, मतलब इसको मूव कर सकते हैं हम, इधर से यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होती है। जब ये सोर्स के ऊपर बैठेगा तो ये सोर्स से इसको Q1 हीट जाएगी, राइट, और हीट जाने की वजह से एक्सपांड होगा। अब यहाँ पे ये मतलब कैरनॉट इंजन हीट इंजन का एक स्पेशल टाइप है जो कि बहुत ही स्लोली काम करता है, रिवर्सिबली, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वो। तो यहां से इधर हीट चली गई तो ये धीरे धीरे एक्सपांड हो गया, लेकिन धीरे धीरे एक्सपांड होता है तो ये आइसोथर्मल एक्सपांड होता है। सो पहला जो काम होता है, सो पहला है आइसोथर्मल एक्सपांशन, पहला प्रोसेस। उसके बाद इसका एक्सपांशन कंटिन्यू होता है, लेकिन ये यहां से उठकर यहां पे बैठ जाता है। कौन, ये रेड वाला सिलेंडर जो कि वर्किंग सब्सटेंस है या फिर जो कि काम कर रहा है, तो यहां पे बैठता है, लेकिन इसका एक्सपांशन कंटिन्यू है। लेकिन इसके ऊपर बैठने पर, जो कि ये एडियाबैटिक टैंक है, इसके ऊपर जब ये बैठ जाता है, देखो ये आराम से जब ये बैठेगा तो ये इससे ढक जाएगा, यानी ये भी एडियाबैटिक मतलब ये भी इंसुलेटेड हो जाएगा बैठने के बाद। तो सी के अंदर कहीं से भी हीट नहीं आती है। और यहाँ पे जो एक्सपांशन होता है इसके ऊपर बैठने पर, ये होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन। सो एडियाबैटिक एक्सपांशन है दूसरा प्रोसेस, मतलब दूसरा स्टेप। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आके बैठता है। तो यहाँ बैठने के बाद क्या होता है, देखो जरा, ये तो यहाँ तो इधर से इधर हीट जा सकती है। अब आपको इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए हीट यहाँ से यहाँ Q2 जाती है, और ये कॉम्प्रेस होता है। कॉम्प्रेस मतलब इधर से यहाँ तक एक्सपांशन है और इधर से इधर कॉम्प्रेशन शुरू हो गया। अभी कॉम्प्रेशन, ये सिलेंडर नीचे जा रहा है, लेकिन ये कॉम्प्रेशन कैसा है, आइसोथर्मल है। तीसरा
आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तीसरा स्टेज। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होने के बाद फिर ये यहां से फिर उठ के यहां पे बैठ जाता है, लेकिन अभी कॉम्प्रेशन चालू है और यहां पर बैठने पर एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो फोर्थ होता है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। और फिर यहां पे बैठता है, फिर यहां से एक्सपेंशन शुरू होता है, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेप। तो ये 4 स्टेप्स है। इन चारों स्टेप्स को ग्राफ में हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। देखिए, ये पहली स्टेप, यहां से इधर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T1 जब वर्किंग सब्सटेंस सोर्स के ऊपर बैठता है। उसके बाद है एडियाबैटिक, मतलब पहले ये पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, बी पॉइंट से अब ये सी पॉइंट तक आ रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये कर्व बी टू सी एडियाबैटिक है। और उसके बाद सी से लेकर इस डी पॉइंट तक जा रहा है कॉम्प्रेशन होते हुए, ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। और चौथी स्टेप है आपकी, ये देखिए, ये पहली स्टेप, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन की। फिर ये इनिशियल स्टेज पे गया, फिर वही चालू। चलो, तो हमको बस प्रूव करना है ना, तो कैसे प्रूव करते हैं देखो। अब हमने देखा है ऑलरेडी कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन, तो ये होती है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है ऑलरेडी। बेसिकली हम देखेंगे भी तो वर्क डन नेट डिवाइडेड बाय एनर्जी टेकन फ्रॉम द सोर्स, ये है एफिशिएंसी। और हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है हीट इंजन में कि वर्क डन नेट इज नथिंग बट, क्या है भाई, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये तो आ गया। अब प्रूव करना है हमको ये वाला। अब याद रखना है, ये जो पहली वाली प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 रहता है, राइट। सो फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा डेल्टा यू तो 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से वहां पे जो भी हीट है दैट विल बी इक्वल टू वर्क। सो Q1 इज इक्वल टू W1। देखो भाई, यहाँ पे जो भी Q1 है पहली प्रोसेस में वो W1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहां से यहां पर देखो, यहां से यहां पर ये देखो, ये भी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। तो ये दूसरी वाली, सॉरी तीसरी वाली जो प्रोसेस है, तो वहां भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो भी Q2 है, Q2 ये ऑफकोर्स रिजेक्ट हुआ है, तो वर्क भी आपका कॉम्प्रेशन का है, तो वर्क भी निगेटिव है और रिजेक्शन भी है, तो वही वर्क है आपका। Q2 इज इक्वल टू वर्क डन, अब मैं इसको 2 ही बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ भी जो वर्क डन है उसको मैं W2 बोलता हूँ, भले ही प्रोसेस तीसरी है लेकिन हम Q2 और W2 बोल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। सो Q1 इज इक्वल टू W1, Q2 इज इक्वल टू W2। लेकिन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, देखो आराम से देखो, ये जो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे इस W1 को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, इस W1 को क्या लिख सकते हैं। देखो देखो देखो, 2.303 nRT log ऑफ V फाइनल। अब ये वाली जो प्रोसेस है इसका V फाइनल कौन है भाई, यहाँ का V फाइनल है जो भी है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम एट B अपॉन इनिशियल वॉल्यूम की कौन सा है, ये वॉल्यूम एट A। देखो जरा, है ना, ये वॉल्यूम एट A, ये पॉइंट A है ना, ये वाला पॉइंट, तो वॉल्यूम एट A लिखेंगे हम इसको, राइट। अब उसी हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो W2, ये जो W2 है तीसरी प्रोसेस में, वो भी तो आइसोथर्मल ही है ना भाई यार, तीसरी प्रोसेस आइसोथर्मल ही है वो भी, बस ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन है, ये एक्सपांशन है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2.303 nRT लॉग ऑफ V फाइनल। इसके लिए फाइनल ये है V एट D
अपॉन इनिशियल है वॉल्यूम एट सी। अब क्या होगा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू निगेटिव आती है रे, क्योंकि कॉम्प्रेशन का वर्क है तो निगेटिव। चलो अब हमारे पास इतना सब कुछ है, तो अब हम क्या करेंगे, अरे क्या करना है, तो Q1 बाई Q2 देखो ना, तुम ही देखो क्या आता है ये Q1 बाई Q2 करके देखो, इधर लिखता हूं मैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, तो ये देखो ये आगे वाला जो दिख रहा है, हाँ ये टेम्परेचर 1 वाला है और ये टेम्परेचर 2 वाला है, तो जरा कलर चेंज करो यार, Q1 बाई Q2 को लिख सकते हो, देखो Q1 ये सब, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सब ठीक है, चलो लिख, ये कैंसिल कर देता हूँ ना, देखो ना ये Q1 और Q2 में ये यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है सब, देखो जरा ये पूरा कांस्टेंट है बेटा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसको कैंसिल करके डायरेक्टली T1 log VB अपॉन VA डिवाइडेड बाय T2 log VD अपॉन VC लिख रहा हूं, राइट, यहां तक ठीक है। अभी अब हमको क्या प्रूव करना है आगे, ये भी तो देखो क्या प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं बेटा, डेरिवेशन के इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, चलो ये वाली डायग्राम हमको लगेगी आगे, लगेगी रे आगे। चल बेटे अब इसको इक्वेशन 2 बोल, इसको इक्वेशन 2 बोल, ठीक है ना, यहां तक हम आए हैं। अब देखो मैं इधर वो डायग्राम लेके आया हूं बेटा, देखो ये बी पॉइंट और सी पॉइंट ये सेम एडियाबैटिक कर्व पर है, तो हम एडियाबैटिक के लिए क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन रहता है, राइट, क्या होता है भाई, T इज प्रोपोर्शनल टू V रेस टू 1 माइनस गैमा, ठीक है ना, T V रेस टू गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट, तो इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं। तो मैं बी और सी पॉइंट को क्या करता हूं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह से ट्रीट करता हूं और लिख देता हूं TB बाय TC इज इक्वल टू VB बाय VC रेस टू 1 माइनस गैमा। सिमिलरली अब देखो मैंने ये प्रोसेस कहां पे लगा दी, अप्लाइंग एडियाबैटिक प्रोसेस एट पॉइंट बी एंड सी। अब हम यही प्रोसेस लगाते हैं एट पॉइंट डी एंड ए। जब डी एंड ए को लगाता हूं तो टी डी अपॉन टी ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी ए रेज टू 1 माइनस गैमा होता है भाई। तो जरा आराम से देखो बेटा, तुम जरा आराम से देखो, क्या देखो, ये जो TB है ये B पॉइंट, यानी ये T1 टेम्परेचर का आइसोथर्म है, मतलब TB और TA कुछ अलग नहीं है, ये एक ही आइसोथर्मल कर्व पे है, तो ये T1 टेम्परेचर है, तो TB को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1, बेसिकली ये T1 है, और TC को लिख सकता हूँ, ये है देखो ये आइसोथर्मल टेम्परेचर T2 वाला, तो इसको मैं लिखता हूँ T2। इधर भी देखो जरा ये TD क्या है, ये देखो ये D इस लाइन के ऊपर है जो कि T2 टेम्परेचर वाली है, और ये TA ये पॉइंट इस टेम्परेचर यानी 1 पर है, तो इसको मैं 1 लिखता हूं। तो बेटा जरा आराम से देखो, ये VB बाई VC और VD बाई VA दोनों T1 बाई T2 के इक्वल आ रहे हैं। सो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे और एक चीज लिख सकता हूं, इन दोनों को कंपेयर करते, मतलब इसको 3 बोलो इसको 4 बोलो, सो फ्रॉम 3 and 4 what I can say is VB by VC raised to 1 minus gamma is equal to, मतलब ये दोनों के LHS सेम है ना बेटा, तो इन RHS को भी तो इक्वेट करना पड़ेगा, इन RHS को इक्वेट करना पड़ेगा, तो वही मैं कर रहा हूं, VD by VA raised to 1 minus gamma, तो ये दोनों तरफ से ये निकल जाएगा, तो VB by VC is equal to VD by VA। अब आएगा मजा, फ्रॉम टू
ये वाला इक्वेशन ले लो रे भाई, फ्रॉम टू, ये देखो ये वाला इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, इसको बस उठा रहा हूँ रे मैं, इसको कुछ नहीं करने का है, बस उठाने का है हमको। ये देखो ये वाला इक्वेशन बहुत ही गंदा दिख रहा है ना, बहुत ही गंदा दिख रहा है ना। चलो हाँ, तो इस इक्वेशन में बस मेरे को यही डालना है, क्या डालना है बेटा, इज इक्वल टू, ये वी बी बाई वी ए और वी डी बाई वी सी सेम है ना, देखो ये दिख रहा है क्या, तो फिर इनका लॉग भी तो सेम होगा। तो मैंने प्रूव कर दिया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, काम खत्म, काम खत्म। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया, ये आइसोथर्मल लाइन से आइसोथर्मल वर्क डन लिखा, और आइसोथर्मल से ये एडियाबैटिक को कनेक्ट किया, इन पॉइंट्स को एडियाबैटिकली कनेक्ट किया, इन पॉइंट्स को एडियाबैटिकली कनेक्ट किया, और Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 लाया। तो ऑफकोर्स यार इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1 है, तो 1 माइनस T2 बाई T1 भी है, हेंस प्रूव्ड, काम खत्म हो गया।